गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण भाग में पढ़ रहे हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन में पढ़ने का कुछ नहीं है, बल्कि लिखने के लिए, किसी निबंध को लिखने के लिए आपको उसका वर्णन कैसे करना है, क्या क्या लिखना है। आपको 4 विषय दिए जाते हैं। 4 विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कहीं कहीं पर दिया रहता है कि शब्द सीमा है और अधिकांश जगह पे शब्द सीमा नहीं भी दी हो, तो अपने स्तर पर, माने अभी तक जो 10वीं तक था, अब 11वीं और 12वीं हायर सेकेंडरी, तो उस स्तर पर आपको निबंध लिखना रहता है। निबंध लेखन में सबसे पहले है शीर्षक। आपको ध्यान पूर्वक ये देखना रहता है कि कौन कौन सा शीर्षक दिया हुआ है और शीर्षक के आधार पर उसमें निबंध लिखना है। आज की कक्षा में यह जान रहे हैं कि किसी भी विषय पर निबंध कैसे लिखना है। उसके लिए यह जान ले कि निबंध क्या है। निबंध गद्य की एक उत्कृष्ट विधा है। जैसे कहानी होती है, नाटक होती है, एकांकी होती है, जिसमें एक मुख्य नायक है और उसके इर्द गिर्द की कहानी के माध्यम से उसमें उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति होती है। वैसे ही निबंध भी अपने आप में एक पूर्णतया लेखन है, उत्कृष्ट विधा है, जिसमें किसी विषय को हम पूरी तरह जान पाते हैं। निबंध 2 शब्दों से बना है, निधन बंध, और इसका तात्पर्य है अच्छी तरह से, नियमों से बंधा हुआ। नी से तात्पर्य ये नहीं है कि कोई बंधन नहीं है, स्वच्छंद है। इसमें दोनों ही मतलब है। निबंध का तात्पर्य है कि आपको कोई रटा रटाया, लिखा लिखाया या कुछ निश्चित ही अंश नहीं, बल्कि उसमें अपने विचारों का आप समावेश कर सकते हैं। इस प्रकार से उसमें कोई बंधन नहीं है। माने जो भी विषय है उसमें आपकी जो जानकारियां हैं आप उसको लिख सकते हैं। और यह भी नहीं है कि आप कुछ भी लिख दे रहे हैं, आपको उस विषय से संबंधित ही विषय वस्तु का वर्णन करना है। यह अंग्रेजी के ऐसे शब्द का पर्याय है, अंग्रेजी भाषा में, जिसका अर्थ है प्रत्ययन, प्रयोग या परीक्षण। अर्थात अब दी जा रही है परिभाषा किसकी? निबंध की। आचार्य गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता, आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। और आसानी से याद करने के लिए अलग अलग और जो परिभाषाएं हैं उसमें से कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें किसी विशिष्ट विषय के अंतर्गत विचार संगत गुथे हुए रचना हो। निबंध के अंग, ये है आपके लिए मुख्य बात। जैसे अभी आपको विषय दिया जाएगा कोविड-19 पर निबंध लिखिए, तो आपको कहीं भी गाइड में ढूंढने पर यह निबंध नहीं मिलेगा। किंतु ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में निबंध लिख ही नहीं सकते। जैसा इसमें बताया जा रहा है, आप उसी प्रकार उसमें लिखकर एक निबंध तैयार करेंगे। निबंध के लिए सबसे पहले है शीर्षक। आप ऊपर ही बताया गया कि शीर्षक चुनेंगे और शीर्षक को ध्यान पूर्वक 2 बार 3 बार अपने मन में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं। आपको बताया जा रहा है अंग, अर्थात ये चीजें निबंध में होनी चाहिए। तो जैसे सभी अंगों से मिलकर शरीर बना है, वैसे ये इतनी चीजों को आप डालेंगे तो वो एक अच्छा सा निबंध तैयार हो जाएगा। प्रस्तावना या भूमिका, इसमें विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है। यह निबंध का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब आपको जैसे बताया गया है, तो उस निबंध में आपका प्रस्तुतिकरण क्या होगा? कोविड-19 का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये वास्तव में है क्या, और उसके बाद नीचे उसमें यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से और उसमें लिखना है। तो प्रस्तावना या भूमिका का अर्थ है, जैसे कोई पर्व है तो वो अपना महत्व रखता है, किसी जगह की कोई प्रस्तुति का वर्णन है तो वो अपना है। अभी जो बताया गया आपको वो नया विषय है या
विज्ञान से संबंधित जो भी आप शीर्षक चुन रहे हैं उसके बारे में जो आप विषय वस्तु बता रहे हैं आरंभ में, वह भूमिका या प्रस्तावना होती है। विषय विस्तार या मध्य भाग, ये मुख्य भाग होता है जिसमें कम से कम 5 पॉइंट होने चाहिए विषय विस्तार में। जैसे आप कोविड-19 में क्या क्या लिख सकते हैं कि ये मुख्य रूप से कहाँ हुआ, किस प्रकार भारत में आया, भारत में हमारे जन सामान्य पर उसका क्या असर पड़ा, फिर आर्थिक स्थिति क्या रही, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, और शिक्षा पर आप अपना उदाहरण देकर कि किस प्रकार से आपका पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है, आप क्या क्या प्रभाव से गुजर रहेंगे, सारी चीज़ों को पॉइंट बनाकर उसमें कम से कम 5 विषय वस्तु होगा। फिर होगा निष्कर्ष या उपसंहार, यह निबंध का अंतिम भाग है। से तात्पर्य है आप जिस विषय पर भी निबंध लिख रहे हैं आपको उसकी पूरी जानकारी है, आप उसमें अपने विचार लिख सकते हैं, क्या क्या जो चीज़ें होती है वो नहीं भी होने चाहिए, या क्या आपको उसमें होने का है, या आप उसमें प्रस्ताव रख सकते हैं। इसके नमूने निबंध सार तत्व केंद्रीय भाव प्रस्तुतिकरण करना होता है। माने जैसे पाठ में पूरा पाठ है, आपको बताया जाता है कि इस पाठ में क्या बताया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, तो वैसे ही आप पूरे निबंध का जो सार निकालेंगे वह निष्कर्ष कहलाता है। निबंध के प्रकार, जैसा कि अभी आपको बताया गया, जो दिया जाएगा वह क्या होगा, शीर्षक होगा, उसके अनुसार आप निबंध लिखेंगे। अब निबंध के भी प्रकार हैं। प्रकार से तात्पर्य है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के निबंध को स्थान दिया जाता है। इसमें निबंध के रूप, शैली व विषय वस्तु के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया कि कितने प्रकार के हो सकते हैं क्या निबंध। पहला प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। इसमें विषय वस्तु का, माने जो भी टॉपिक आप लिए हैं, विवरण प्रस्तुत किया जाता है जो अपने आप में पूर्ण होता है। इसके अंतर्गत स्थान, व्यक्ति विशेष, ऋतु विशेष से संबंधित निबंध आते हैं। जैसे आपको विषय दिया जाएगा भारत में कृषि व्यवस्था, तो उसमें मुख्य रूप से वर्षा पर ही आधारित होती है, किस प्रकार से फसल होता है, ये एक स्थान का वर्णन है। ऐसे ही निबंध को वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है। दूसरा है विचारात्मक निबंध। अभी आपको जो विषय दिया गया यह विचारात्मक निबंध में आएगा। विभिन्न विषयों पर विपक्ष, सकारात्मक, नकारात्मक, माने कुछ चीजें पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। विशेष जैसे कि विज्ञान तथा तात्कालिक समसामयिक समस्याओं, जैसे आज की यह जो वैश्विक महामारी है वह भी एक प्रकार से हमारे लिए चुनौती ही है, और हमने किस प्रकार से सामना किया या किस प्रकार से इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ा, ये चीजें हुई समसामयिक। माने ये तय नहीं था या आगे भी यह होगा यह निश्चित नहीं है, किंतु उस समय पर हुआ और उसका क्या क्या, ये सब उससे संबंधित जो चीजें उसका वर्णन करेंगे, यह कहलाएगा विचारात्मक निबंध। भावात्मक निबंध, जिसमें भावों की प्रधानता होती है। जैसे हम किसी महापुरुष के बारे में लिखते हैं, किसी धर्म विशेष के पर्व के बारे में लिखते हैं, तो ये है भावात्मक की जिसमें भावों की प्रधानता होती है। और किसी के प्रति कुछ किए जाने की भावना, जैसे परोपकार है, या महिलाओं के लिए जो हम निबंध लिखते हैं तब और आज की स्थिति, इसमें सूक्ति, लोकोक्ति आदि का भी प्रयोग किया जाता है। और प्राचीन माने इसमें पिछले समय का, आज का और आगे वाले समय का भी हम उल्लेख कर पाते हैं, जिसमें हमारी भावनाएं जुड़ी हों। जैसे हम लिखते हैं समर्पण की भावना, किसी के लिए यदि कुछ कर रहे हैं तो, या किसी के लिए कुछ होना चाहिए, एक आदर्श की भावना होती है। किसी ने जो कुछ किया है उसके प्रति हम ऋणी हैं, जैसे देश के लिए जिन शहीदों ने किया। तो इस प्रकार के जो निबंध हैं वे कहलाते हैं भावात्मक निबंध। अब है व्याख्यात्मक विश्लेषणात्मक। जैसे
आपको कुछ विषय दिया गया जिस पर आपको विभिन्न विचारों को भी जानना है, अपने विचार भी लिखना है, आज और आने वाले समय में इसकी क्या स्थिति हो सकती है, ये सब जानना है। इसमें तथ्यों के आधार पर विषयों का विश्लेषण किया जाता है, न केवल समस्या वरन समाधान व सुझाव। माने कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी भागीदारी से भी उसमें प्रभाव पड़ता है, तो इसमें जो लिखा जाता है वो कहलाता है विश्लेषणात्मक। ये प्रायः माने अक्सर प्रैक्टिकली माने व्यावहारिक होता है, जैसे अर्थव्यवस्था है और सामाजिक कुछ परंपराएं हैं, अंतरराष्ट्रीय कुछ समस्याएं हैं या कारण हैं। ये सब पर जो निबंध होता है वो कहलाता है व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक। अब है आदर्श निबंध की विशेषताएं। आप निबंध लिखते समय इन चीजों का ध्यान रखें। और आज की इन विपरीत परिस्थितियों में अभी आपको जो विषय दिया गया है, आप इस पर कल एक निबंध तैयार करेंगे। आदर्श निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। दिए गए विषय वस्तु पर गंभीरता से अध्ययन, चिंतन, मनन करें। आपको जितनी जानकारी है उस विषय के बारे में आप मन ही मन पहले उसको संकलित कर लें, एकत्रित कर लें। माने यह विचारधारा बना लें कि हाँ मुझे ये सब जानकारियां हैं, एक के बाद एक इस प्रकार से लिखना है। शीर्षक लिखे, उसके बाद इन विषय वस्तुओं को उसमें आपको लिखते जाना है। विचारों में बिखराव की स्थिति ना उत्पन्न हो, इस हेतु विषय वस्तु को क्रमानुसार, जैसा कि आपको बताया गया कि ये क्या है, कैसे है, कहाँ से हुआ, फिर कहाँ से आया, फिर भारत में हमारे दैनिक जीवन पर इसका क्या असर रहा, दैनिक जीवन में वह समय तो निकल गया, बाद में उसकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, और शिक्षा पर आज भी किस प्रकार से इसका प्रभाव है। तो ऐसे क्रमानुसार, माने ऐसा नहीं है कि सबसे पहले जो लास्ट में आने वाला है उस चीज को लिख दिए, फिर बीच में कुछ डाल रहे हैं। तो इसके लिए आप क्रमशः एक व्यवस्था बना लें। उचित भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी भाषा शैली जिसमें आप तो देख सुन समझ ही सकें, सामने पढ़ने, देखने या सुनने वाले को भी उसका स्तर समझ आए। आवश्यकता अनुसार मुहावरे, सूक्तियों या महापुरुषों के कथनों का प्रयोग हो। इसमें भी बहुत से जो बीच बीच में कहे गए, अलग अलग नियम लगाए गए, सबका आपको उल्लेख करना है। आवश्यकता अनुसार मुहावरे, माने जैसे इसमें भले ही न मिले आपको इसी प्रकार के विषय में जहां पर आपको मुहावरों का प्रयोग करते बने। पाठ पढ़ते समय हम देखते हैं कि उसे सीधे सीधे शब्दों में भी कहा जाता है, लेकिन लेखक उसमें मुहावरे का प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही आपको भी बीच बीच में डालकर उसका प्रयोग कर उसे आकर्षक बनाना है। निबंध जो हम लिख रहे हैं, हालांकि उसमें सारे विचार हमारे ही हैं, जैसे पाठ का लेखक एक ही है, पाठ उसने पूरा एक ही लिखा, हम उसको पढ़े, सुने, देखे, विचार किए, उसके बाद उसका एक निश्चित उपसंहार निकालते हैं। वैसे ही निबंध का निष्कर्ष या उपसंहार एक पैराग्राफ में लिखते हैं, और यह अत्यंत आवश्यक है। निबंध का यह मुख्य भाग है, प्रस्तावना, विषय वस्तु और उसके बाद उपसंहार। तो उपसंहार में आपको लिखते समय उसका यह स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तव में आपके विचार में यह क्या है, कैसे है, आप इसमें और क्या चाहते हैं, या क्या हो सकता है, क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, आप उसमें क्या सुधार चाहते हैं। ये सब चीजें कहलाती है उपसंहार।